RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन चला हुआ है, जिसकी हमने एक वीडियो आपको प्रस्तुत कर दी थी और उस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के बारे में बताया था। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के थे, परबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य। लेकिन पिछली वीडियो में हमने आपको एक जानकारी और दी थी, वहां पर हमने दो शब्दों का प्रयोग किया था, आयनन और वियोजन। क्योंकि विद्युत अपघट्य की परिभाषा ही यही थी कि कोई भी वह पदार्थ जो जल में घोलने पर या अपनी पिघली हुई अवस्था में आयनों में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। और पदार्थों में यह टूटना आयनन या वियोजन कहलाता है। लेकिन इन दोनों में भी फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है? आयनन यानी आयनाइजेशन और वियोजन यानी डिसोसिएशन, इन दोनों में फर्क। सामान्य तौर पर हम इन दोनों को लगभग एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों एक नहीं होते, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब वो फर्क होता क्या है? जैसे मान के चलिए हमने NaCl ले दिया, नमक ले दिया, सोडियम क्लोराइड। जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाता है पिघलने के पश्चात। अब जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा आपका और यहां पर आ गया ये मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में। सॉलिड स्टेट में तो ये आयनों के बीच में परबल विद्युत आकर्षण बल होते हैं, विद्युत स्थितिक आकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण दोनों आयन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसको गर्म करके पिघलाया तो पिघलाने पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में आकर्षण बल कुछ कम हो जाता है और ये आयन अपनी पोजीशन को मूवमेंट कर सकते हैं, कि स्थान से बदल सकते हैं। तो यह प्रक्रिया किसी पदार्थ के जो आयनिक पदार्थ है उसको पिघलाने पर आयनों में बदलने की क्रिया आयनन कहलाती है, आयनाइजेशन कहलाती है। यह क्रिया इनको जल में घोलने पर भी हो सकती है, वो भी आयनन ही कहलाती है। लेकिन पिछली वीडियो में आपको बताया था दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य है कि जब किसी पदार्थ को जब हम घोलते हैं द्रव में, जल में, तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। उस प्रक्रिया को, उस पदार्थ को कहा जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। वो 100% आयनित होता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य कुछ कम आयनित होता है। अब इसमें अगर हम विलयन की तनुता बढ़ा देते हैं, यानी विलयन में जल की मात्रा बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कि पहली अवस्था में जब हमने कम मात्रा में घोला था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इतनी दूर थे। अब इनकी दूरी जैसे ही जल की मात्रा बढ़ेगी तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, यानी इनके बीच का आकर्षण बल घट जाता है, कम हो जाता है। यह क्रिया वियोजन कहलाती है। आयनों का सेपरेशन जो होता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाना तनुता के कारण, वो कहलाता है वियोजन। तो हम इसकी परिभाषा को कुछ इसी प्रकार से कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस, किसी भी आयनिक यौगिक का आयनों में परिवर्तन, वो तो आयनन कहलाता है, परंतु उन आयनों का एक दूसरे से अलग होना वो वियोजन कहलाता है। आयनों का एक दूसरे से अलग होना, सेपरेशन ऑफ आयंस फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज डिसोसिएशन, यानी उनका वियोजन कहलाता है। अब इन दोनों टॉपिक्स में जो उनमें आप अंतर समझ गए होंगे। जैसे देखिए ये NH4Cl है, ये हमारा हो गया NH3 प्लस HCl में, और एक हो गया NH4Cl इक्वल टू NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहां पर ये तो आयनों में परिवर्तन हुआ, तो ये आयनन हुआ। ये यहां पर यौगिकों में परिवर्तन हुआ, अमोनिया वियोगिक है, HCl वियोगिक है, तो ये आपका एक वियोजन हो जाता है। फिर इनका परिवर्तन भी अलग अलग प्रकार से होता है। चूंकि ये उष्मा के कारण हुआ तो इसको ऊष्मीय वियोजन कह दिया गया। ये आयनों में हुआ तो इसको आयनिक वियोजन भी कह सकते हैं, जिसको आयनन भी कहा जा सकता है। अब इसके पश्चात हम अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर एग्जाम में आपको आयनन या वियोजन पूछा जाए, वैसे तो मैंने आपको अंतर बता दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आपके लिए आयनन या वियोजन के बारे में पूछा जाता है तो उसको आयनिक वियोजन भी आप लिख सकते हैं, दोनों की सेम परिभाषा लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन।
कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस आयनन की प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं? सबसे पहला और मुख्य जो कारक है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही है आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति से क्या तात्पर्य होगा? आप लोगों ने दो प्रकार के विद्युत अपघट्य पढ़े हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आप इसी प्रकार से इसमें लिख सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, अर्थात उनके आयनन की मात्रा अधिक होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात उनके वियोजन की मात्रा, उनके आयनन की मात्रा कम होती है। ये आप इस विद्युत अपघट्य की प्रकृति के पॉइंट में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने फिलहाल जो बोलकर आपको बताया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है तो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनमें कोई भी अनायनित अणु उपस्थित नहीं होता, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में अनायनित अणु भी उपस्थित होते हैं और उनमें आयनित और अनायनित अणुओं के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। पहला पॉइंट तो आपका हो सकता है ये। दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। विलायक जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है, जैसे हम नमक को पानी में घोल रहे हैं, नमक को पानी में, जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलेय कहलाता है और जिस पदार्थ में घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर हम विलायक की प्रकृति को लेकर चल सकते हैं। विलायक आपके अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक विलायक हो सकते हैं, ध्रुवीय विलायक हो सकते हैं, जैसे जल है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्यतः ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। जिस पदार्थ में घोलने का गुण, आयनों में तोड़ने का गुण अधिक होता है तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहलाता है। ये हिंदी में भी डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कांस्टेंट ही रहेगा, इंग्लिश में इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, हिंदी में बस स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक ही हिंदी में भी लिखा जाएगा। तो विलायक की प्रकृति में आप लिख सकते हो कि वह विलायक जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, कोष्ठ में लिख सकते हैं आयनों में बदलने की प्रक्रिया या आयनों में बदलने का गुण, कोष्ठ बंद करके, अधिक होता है, वह आयनन के लिए उत्तम विलायक माना जाता है। जैसे केवल जल के लिए आप लेकर चल सकते हैं, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, इसलिए यह एक उत्तम विलायक होता है। जल की तुलना में अन्य विलायकों जैसे एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया आदि का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होने के कारण वह आयनन के लिए उत्तम विलायक नहीं होते। तो इस प्रकार से आप इस दूसरे पॉइंट के बारे में भी व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी श्यानता। श्यानता आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कक्षा 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में भी, कि श्यानता होता है किसी भी पदार्थ का विलयन का गाढ़ापन। जो जितना ज्यादा गाढ़ा विलयन होता है, पदार्थ होता है, वो उतना ही ज्यादा विस्कस होता है, उतना ज्यादा श्यान होता है, और उसकी प्लेटों के बीच, उस द्रव्यों की सतह के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। जैसे शहद और पानी को अगर लेकर चलें तो शहद पानी की तुलना में अधिक श्यान होता है, और अधिक श्यान वाले पदार्थ में, अधिक श्यानता वाले द्रव में बहने का गुण कम होता है। अब जिसमें बहने का गुण कम होगा, खुद ही कोई कम पदार्थ बह रहा है, तो वो दूसरे आयनों को कहाँ ले जाएगा? कहीं भी नहीं। तो उसको आयनों के ले जाने की प्रकृति भी कम होती है। तो उसमें कह सकते हैं कि जिस पदार्थ की श्यानता अधिक होगी, विलायक की स्पेशली तौर पे यहीं लेकर चलेंगे, जिस विलयन या विलायक की श्यानता अधिक होती है उसकी चालकता उतनी ही कम होती है। चालकता के स्थान पर आप आयनिक चालकता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक चौथा पॉइंट आपका आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है जल योजन। जल योजन। अब आप लोग देख लीजिए, आप पतले हैं या मोटे हैं, मैं अपने अनुसार लेकर चलूंगा, मैं पतला सा हूं, तो अगर मेरी तुलना में कोई मोटा आदमी आ जाए मेरे साथ में, हमको चलना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, तो आप भी निश्चित कर सकते हैं कि वो मोटा आदमी ज्यादा तेज दौड़ेगा या मैं ज्यादा तेज दौड़ूंगा। आप अपनी तुलना भी कर सकते हैं। आपके साथ कोई मोटा आदमी को दौड़ा दे तो उसकी तुलना में आप ज्यादा जल्दी जाएंगे, ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, आपकी चालकता ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार से यहां पर भी अगर हम इस Na पॉजिटिव को ले लें, एक अकेला आयन Na पॉजिटिव,
अगर इस Na पॉजिटिव के साथ जल के अणु जुड़ जाएं, जल के अणु जुड़ते हुए चले जाएं, क्योंकि इस पर आंशिक ऋण आवेश होता है। आप लोगों ने कक्षा 11 में जो पदार्थ की अवस्थाएं चैप्टर था, वहां पर आपने आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया पढ़ी होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, कि इनके बीच में भी थोड़ा सा आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये इस पदार्थ का, इस आयन का आकार कुछ अधिक बड़ा हो जाता है इस सिंपल आयन की तुलना में। तो जो आयन आसानी से जल योजित हो जाते हैं, उन आयनों की गतिशीलता भी कम हो जाती है, यानी कह सकते हैं उनके आयनन की मात्रा भी कम होगी, चालकता भी उसी आधार पर कम हो सकती है। तो यहाँ हम चालकता के रूप में, आयनन के रूप में किसी भी प्रकार से इन बातों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और होता है आपका पांचवा पॉइंट अगर हम लेकर चलें, तो वो होता है डाइल्यूशन यानी तनुता। डाइल्यूशन यानी तनुता, तनु होने का गुण। विलयन में दो पदार्थ होते हैं, आपका बताया था, विलेय और विलायक। विलयन में विलेय की मात्रा को बोलते हैं सांद्रता, विलायक की मात्रा को बोलते हैं तनुता। तो किसी भी विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको आयनन और वियोजन में अंतर बताया है। तनुता बढ़ाने पर जब द्रव की मात्रा बढ़ेगी, हमारा द्रव कम है और द्रव ज्यादा ले लिया जाए, जल की ही बात अगर हम कर लें, तो यहाँ पर अगर हमारे 10 Na पॉजिटिव उपस्थित थे तो वो इस मात्रा में उपस्थित रहेंगे, लेकिन जैसे मात्रा बढ़ गई तो Na पॉजिटिव की अवस्था दूर दूर हो जाएगी, यानी उनका वियोजन बढ़ जाता है। और यहाँ मैंने वियोजन और आयनन में अंतर आपको समझाया जरूर है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल आयनन या वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। तो विलयन की तनुता डाइल्यूशन बढ़ाने पर, विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक पांचवा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमारा एक छठा पॉइंट और आता है जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है। छठे पॉइंट के रूप में ले सकते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापमान। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई तापमान का? जैसे परिभाषा में ही है आपकी कि वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में, और कोई भी पदार्थ पिघलेगा कब? जब हम उसको गर्म करेंगे, तापमान उसको देंगे। यानी तापमान बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ का आयनन बढ़ जाता है, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। जल में घोलने पर तो बढ़ेगी ही, वो पिघलाने पर भी तो बढ़ जाती है आयनन की मात्रा। तो तापमान बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी सीधे रूप में कह सकते हैं आयनन की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तापमान के। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट हमने आपको आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बताइए। आप इसके नोट्स अपने आप तैयार करते रहना, वीडियो को धीरे धीरे देखना, अपने नोट्स बनाते रहना, साथ के साथ वीडियो को पॉज कर लेना अगर कहीं ज्यादा जल्दी आपके सामने आ जाती है, या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग, पहले समझ लें उसके बाद अपने नोट्स बनाएं, फिर कहीं कुछ कमी हो तो फिर वीडियो को देखें, उसके बाद फिर अपने मैथ्स को, अपने जो नोट्स हैं उनको मैच करें हमारे नोट्स के साथ, हमारी वीडियो के साथ, कि आपने किस प्रकार से अपने नोट्स बनाए। अब इसके बाद हम एक टॉपिक और लेकर चलते हैं, वो है आपका पिछली वीडियो के आधार पर जो आपका धात्विक चालन था या इलेक्ट्रॉनिक चालन था उसके बारे में, और दूसरा जो आपका विद्युत अपघटनी या आयनिक चालन है उसके बारे में अंतर। तो अगला टॉपिक आप यही करके देखेंगे, धात्विक चालन और आयनिक चालन में अंतर। मैं कहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और अपने आप लिखें। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने इनके बारे में अंतर बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर अपने अंतर लिखें। अदरवाइज अब मैं आपको अंतर बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि पहले आप वीडियो देखने से पहले अपने आप अंतर लिखने की कोशिश करें। तो इसमें सबसे पहला अंतर हम लेकर चल सकते हैं कि जो धात्विक चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आप इसमें लिखेंगे धातुओं में, यह चालन धातुओं में होता है। दूसरा पॉइंट, यह चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा, इसमें यहाँ पर जो आयनिक चालन है उसमें लिख सकते हैं कि यह जो चालन है ये आयनिक यौगिक के द्वारा उत्पन्न होता है। और दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह चालन आयनों की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह अपनी गलित अवस्था में और ठोस अवस्था दोनों अवस्थाओं में ही धात्विक चालन हो सकता है, जबकि यहाँ पर आयनिक चालन केवल पिघली हुई अवस्था में या विलयन की अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में चालन नहीं होता।
इसके पश्चात चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो धात्विक चालन है उसमें द्रव्य का या पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग नगण्य माना जा सकता है, कक्षा 11 में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर यह है आयनों के कारण होने के कारण इसमें द्रव्य का स्थानांतरण भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और लास्ट पांचवा पॉइंट हम फिर यहाँ ताप का प्रभाव लिख सकते हैं कि धात्विक चालन ताप बढ़ाने पर घट जाता है। धातुओं का जो चालन है, धातुओं की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है, लेकिन आयनिक चालन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि इसमें पहले ही पदार्थ जो ठोस अवस्था में है ताप बढ़ाने पर वो आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अंतर मैंने आपको बताया। आप लोग इस अंतर को अपनी एक टेबल बनाकर, मैंने तो बहुत ही कम शॉर्ट में आपको समझाया है, कम में समझाया है, आप ये कंप्लीट अपने नोट्स बनाकर मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7668869882। इस नंबर पर आप इस अंतर को बनाकर व्हाट्सएप जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बताया गया सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह गई है, कोई नया पॉइंट आपको आता है समझ में, तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या इस वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।